हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश के टेस्ट लगाएंगे और जो बच्चे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में प्लेलिस्ट के माध्यम से आप ग्रामीण परिवेश की थ्योरी और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, साथ में हिंदी और यूपी जीके की भी टेस्ट लगा सकते हैं। 100 से ज़्यादा ये आपके पार्ट हैं तो उनको भी आप रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ पर न्यू बैच है, इस कारण से ये डेली क्लास आपको सुबह 7 बजे जरूर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। 165 फुट होती है। कितनी होती है? 165 फुट होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एक घंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक घंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? ये 2 प्रश्नों में आपका है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये सीधा याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 प्रश्नों मतलब दूर दूर आपके हैं। तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर 132 फुट होती है। याद रखिए एक घंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 132 फुट होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि लंबाई मापने की परंपरागत इकाई क्या है। लंबाई मापने की परंपरागत इकाई क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि लंबाई हम लोग मील में भी नापते हैं, फलांग में भी नापते हैं और गज में भी मापते हैं, अर्थात बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जिसका जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम अर्थात एपीएल प्रारंभ की गई है। यह आपकी क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम जो आपकी प्रारंभ की गई थी एग्रीकल्चर के लिए, यह आपके किस बैंक के द्वारा? चलिए यहाँ पर आपका 88 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, कारपोरेशन बैंक द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज जो कोण होता है वास्तविक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर आपने पढ़ा था इंटर में भी, तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे हम लोग चुंबकीय मान कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे चुंबकीय मान बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए। तो आंसर आपको दिख गया है। याद रखिए जब कोई सुई है और अगर वो उत्तर दिशा को इंगित करती है तो प्रिज्म के अंतर्गत जो पठन होना चाहिए वो आपका कितना? तो आपका यहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर जो आपका है आपको पढ़ा देंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है तो हम लोग कह सकते हैं कि समाज को एक जनजाति समाज और दूसरा आपका कृषक समाज, ठीक है, क्योंकि जमींदारी तो आपकी खत्म हो चुकी है तो हम लोग जमींदारी तो लगाएंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि जनजाति समाज और आपका कृषक समाज, ठीक है, क्योंकि कृषि से संबंधित आप ग्रामीण पढ़ रहे हैं तो आप डी तो लगा नहीं सकते हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर, जनजाति समाज और कृषक समाज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है कि विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। सबसे कम त्रुटि जो आपकी होती है वो आपकी किसकी होती है? और याद रखिए यहाँ पर आप लोग जो लेखपाल में, राजस्व लेखपाल में हैं तो नाप संबंधी सुविधाएं ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। अगर चकबंदी आपकी लेखपाल होती तो वहाँ पर आपको ये नाप संबंधी कम मिलती, क्योंकि राजस्व में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर नाप से संबंधित होती हैं। इस कारण इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो जवाब आपका यहाँ पर 92 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी। ये आपका होता है सबसे कम त्रुटि होती है आपके इनवार फीता से। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इनवार फीता। अगला प्रश्न आपका है कि छोटे खसकों का मापन होता है। छोटे खसकों का मापन जो होता है याद रखिएगा कि वो हम लोग साधारण चेन से कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। छोटे खसकों का मापन हम लोग साधारण चेन से करते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका काफ़ी बेहतरीन है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। यह आपको पिछले वीडियो में भी प्रश्न मिला था, तो याद रखिए भू राजस्व बंदोबस्त जो कि आपके सर टॉमस मुनरो थे, ये संबंधित थे आपके। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था।
ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने आपका यहाँ पर स्टार्ट करवाया था, किसके समय, तो आपके सर थॉमस मुनरो, और यहीं पर क्वेश्चन आपका घुमाकर पूछ लिया है, तो भी आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण जो करता है वो आपका कौन करता है, तो आपका कह सकते हैं आपकी ट्राउसिंग विधि से भी कर लेते हैं और आपके अंतर छेदन विधि से भी कर लेते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। दोनों से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेन टेबल से जो स्टेशन है उनके बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। भाई देखिए, भूमि सुधार है और हमने बताया था कि भूमि सुधार जो आपकी 7वीं अनुसूची है उस अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो सिंपल सी बात है कि भूमि सुधार जो भी कानून बनाने की शक्ति है वो आपके राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का जो समाधान किया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए ग्रामीण समाज शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रामीण समाज शास्त्र बोलते हैं। ऑप्शन रेड आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच, ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच जो आपकी होती है उसे हम लोग बोलते हैं संतुलन। ठीक है, ग्रामीण समाज में जो उत्पादन और उपभोग होती है वो आपकी संतुलन होता है। लगभग देखा जाए तो जितना वो लोग कह सकते हैं खेत में पैदा करते हैं उतना वो कह सकते हैं कि उपभोग भी करते हैं। 6 महीना उसी से कमाते हैं और लगभग 6 महीना उसी से खाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो उनका जो खाना खुराक होता है वो आपकी संतुलन इसकी स्थिति में बना रहता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। खतौनी, हमने आपको खसरा और खतौनी बताया था, ठीक है, 12 और 23 खाने। तो यहाँ पर देख लीजिए खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। तो इस परिवर्तन को हम बोलते हैं कि जब भी परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं लाल रोशनाई से करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर कि खतौनी में लेखपाल परिवर्तन किससे करता है, तो लाल रोशनाई से करता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो आपके किसके होते हैं, तो याद रखिएगा कि जो आपका जिला जो आपके राजस्व अधिकारी होते हैं, ठीक है, क्योंकि राजस्व से संबंधित है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर आपके होते हैं राजस्व अधिकारी के। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, राजस्व अधिकारी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का प्रमुख कारण यही है। क्या कारण हो सकता है कि सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, ठीक है, देखो जागरूकता तो फैल ही रही हैं, लेकिन जो आपकी सरकार क्या योजनाएं दे रही है तो योजनाओं के माध्यम से इनमें कह सकते हैं ज़्यादा परिवर्तन आपकी आ रहे हैं। तो ऑप्शन आपका 100 का बी हो जाएगा। ठीक है, 100 का बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि चुंबकीय सुई में होना चाहिए। चुंबकीय सुई में होना चाहिए, तो चुंबकीय सुई में क्या होना चाहिए, तो रिजुता और सममितता, रिजुता और सममितता होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कि जो चुंबकीय सुई है उसमें रिजुता और सममितता अर्थात समान माप के रूप में देना अनिवार्य होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, वह किस प्रकार की त्रुटि है। याद रखिए कोई भी कंपास जो आपकी रेखा है, ठीक है, कंपास के केंद्र से अगर नहीं गुजरती है तो ऐसी जो त्रुटि होती है इस त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यांत्रिक त्रुटि है। कैसी है, यांत्रिक त्रुटि है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यांत्रिक त्रुटि होती है अगर वो केंद्र से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क जो लगाया जाता है वो किस आधार पर लगाते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर जमीन खरीदता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग अगर रहे हों, मौजूद रहे हों, तो ये पॉइंट सुने होंगे
कि जो आपके भूमि का आकार होता है, भूमि की कीमत होती है और भूमि की किस्म होती है, इनके आधार पर मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं, वहाँ की जो लिखा पढ़ी होती है ना, तो वो आपकी कह सकते अलग होती है, दूसरी जगह के दूसरी अलग होती है, अलग अलग आपकी होती हैं, वो आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करती है। इस कारण से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर यहाँ पर मुद्रा शुल्क लगाया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नक्शा संबद्ध क्षेत्र का होता है, नक्शा संबद्ध क्षेत्र का होता है। तो नक्शा जो आपका होता है, याद रखिए कि आपका क्षैतिज होता है। कैसा होता है? क्षैतिज होता है। तो इसका जवाब का फर्स्ट हो जाएगा कि जो नक्शा संबद्ध क्षेत्र होता है वो आपका क्षैतिज रूप में ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ या समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त, तो आरंभ और समाप्त होने के जो स्थान होते हैं, इन स्थानों को हम लोग बोलते हैं मुकाम। क्या बोलते हैं? मुकाम बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। मुकाम कहलाते हैं जरीब लाइन के आरंभ और समाप्त होने के स्थान को। अगला प्रश्न आपका है कि गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है, गांव के नक्शे में लेखपाल जो दर्शाता है, कभी भी दर्शाएगा तो याद रखिएगा कि वो उसे हाईलाइट करता है, लेकिन किस प्रकार से? पेंसिल के बिंदुदार रेखा से करता है, किसी पेन से नहीं करता है। ठीक है ना, लाल स्याही से करता है। करता किससे है? तो पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है गांव के नक्शे को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? 107 का सी हो जाएगा। गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा। अगला है, कह रहा है आपसे कि जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है, जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है तो कितनी होती है? याद रखिए, अगर आपके घर पे हो तो उसे उठाकर देखिएगा। ठीक है, तो आपके पृष्ठों की संख्या आपकी होती है 16। कितनी होती है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पृष्ठों की संख्या 16 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? भूदान आंदोलन के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन आया था, और भूदान आंदोलन संबंधित आपके यहाँ आचार्य विनोबा भावे सर्वप्रथम जो आपका प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था कहाँ से? तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए। सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए, तो आपकी कितना नहीं छोटा होना चाहिए? तो 30 अंश से छोटा कह सकते हैं कोण आपकी नहीं होना चाहिए। कल भी हमने आपको बताया था, जब कोई माप होती है, अगर साधारण लेना है और कम से कम, तो आप ट्रिंगल अर्थात त्रिभुज के अनुसार आप उससे जांच कर सकते हैं और शुद्धता से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका त्रिभुज के कोणों का छोटा नहीं होना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जो जमा कर देता है, वो किसको जमा करता है? तो किसको करेगा? रजिस्ट्रार्ड कानूनगो को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि कानूनगो की वैकेंसी होती है ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? रजिस्ट्रार कानूनगो के पास खसरा तैयार कर देता है अगले वर्ष। ठीक है, मतलब जब आपकी फसल हो जाती है तो नेक्स्ट जैसे आता है तो अगले वर्ष के लिए यहाँ पर जमा कर देता है रजिस्ट्रार्ड कानूनगो के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन क्या है? दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन क्या होता है? तो इस अनुस्थापन को हम लोग बोलते हैं बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का जो अनुस्थापन बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है। एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच जो आपका छोटा क्षैतिज कोण होता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपका अजीमुथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? अजीमुथ बोलते हैं। कुछ आपके टॉपिक आपको कठिन होंगे, माप समझ पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि ये आपकी जो ग्रामीण परिवेश है बिल्कुल आपको सरल लगने लगेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको दिक्कत कर रहे होंगे, अदर प्रश्न आपको दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, हमने बता दिया है कि जितना योगदान आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि
ग्रामीण परिवेश का है उतना आपकी यूपी जीके का है, इसलिए हमने पार्ट आपको बहुत ढेर सारे यूपी जीके करवा दिया है। और अगर उतना आप देख लेते हैं तो 100% आपको उससे बाहर नहीं जाएगा यूपी जीके में भी। ठीक है, तो लगातार तैयारी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर दर्शाई या प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं। धरातल पर मापी गई जो क्षैतिज दूरियां होती हैं, कोण होती हैं और ऊंचाई को होती है, तो इनको मानचित्र पर प्रदर्शित करने की जो कला होती है, इस कला को हम लोग बोलते हैं सर्वेक्षण कला। क्या बोलते हैं इसे? सर्वेक्षण कला बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पाठ्यांक का अंतर 180 आता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही बनेगा कौन सा? 115 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि ये जो सुई है वो आपकी सीधी है। ठीक है, अगर उत्तर दक्षिण सिरे पर पढ़े गए जो पाठ्यांक है और अंतर इनका 180 आता है तो समझिए कि सुई जो आपकी है वो आपकी सीधी है। अगला है जमाबंदी की तैयारी की जाती है। जमाबंदी की तैयारी जो आपकी की जाती है वो आपकी कितने प्रतियों में? तो आपकी 2 प्रतियां होती हैं। ठीक है, जमाबंदी में आपकी 2 प्रतियों की तैयारी होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। भूमि मापन का जो कार्य करता है वो विभाग कौन सा करता है? तो हमने अभी बताया कि जो लेखपाल होते हैं, एक प्रकार चकबंदी हो गया, एक आपके यहाँ पर कह सकते हैं राजस्व हो गया, है ना। यहाँ पर नाप जोख का जो कार्य होता है वो आपके राजस्व विभाग वाले होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन? सी हो जाएगा। हमने आपको हर एक पॉइंट पहले ही बता देते हैं जिससे आपको हर चीज़ सरल लगने लगे। अगला है सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं इसे? आधार रेखा बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित से कम होती है। छोटे खसकों की जो लंबाई होती है वो आपकी 16 मीटर से कम होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 16 मीटर से कम होती है। अगला है 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट हमने कंप्यूटर का मास्टर वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक बार फिर से आपको कंप्लीट करवा देंगे, एक मास्टर वीडियो दे देंगे कंप्यूटर का, बस उतने ही पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं पढ़ने की आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर 1024 बाइट होते हैं। याद रखिए 1 गीगाबाइट, गीगा मतलब क्या होता है? जीबी। 1 जीबी बराबर, ठीक है, 1024 आपके बाइट के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का जो उत्तरी सिरा होता है वो जो आपको कह सकते हैं झुका होता है किस साइड को? तो ये आपके कह सकते हैं कि नीचे की ओर आ जाता है। कैसे की ओर? नीचे की ओर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से जो वसूल किया जाता था टैक्स, वो जो टैक्स होता है इस टैक्स का नाम है क्या चीज़? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 122 का हो जाएगा ए नंबर। इसे लगान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लगान बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीधा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है। याद रखिए सबसे स्वच्छ और सबसे बारीक त्रुटि होती है वर्नियर कैलिपर्स में। ठीक है, एक यंत्र होता है, इससे आपकी माप होती है और कह सकते हैं कि इसके मुख्य पैमाने पर जो भाग बने होते हैं इस भाग को हम बोलते हैं n-1 भाग के बराबर कह सकते हैं त्रुटि आपकी होती है। मतलब मुख्य पैमाना कह सकते हैं जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा n-1 भाग के होता है। ठीक है, सीधा या समान वर्नियर का n भाग जो होता है वो n-1 के बराबर के कह सकते हैं मुख्य पैमाने के n-1 भाग के बराबर होता है। अगला है दूरी मापने में व्यवस्थ होता है। दूरी नापने में व्यवस्थ जो होता है वो आपका होता है, देखियो पेडोमीटर कर दे, ओडोमीटर और आपका स्यूडोमीटर और ये सभी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जवाब क्या हो जाएगा? दूरी नापने में आपका कह सकते हैं कि पेडोमीटर, ओडोमीटर है और आपका यहाँ पर स्यूडोमीटर है, या आपके कह सकते हैं सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी।
अगला है सर्वेक्षण कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र कौन सा है। सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र जो होता है ये यंत्र आपका कौन सा होता है, तो डी ये सभी, अर्थात क्रॉस स्टॉप में भी डाल सकते हैं, प्रकाशी गुनिया से भी डाल सकते हैं और प्रिज्म स्क्वायर से भी डाल सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब आपका जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा ग्रामीण समाज एवं विकास से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है कि भारतीय समाज को माना जाता है, भारतीय समाज को माना जाता है, ये किस प्रकार का माना जाता है, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, देखते हैं किसका किसका जवाब बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। ग्रामीण परिवेश प्योर तरीके से, प्योर ग्रामीण परिवेश आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और यूपी जीके भी अलग से हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं और कह सकते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट आप ये कर लीजिए, फिर आपको मिक्स कर देंगे सभी प्रैक्टिस सेट, अर्थात सामान्य अध्ययन का, ग्रामीण परिवेश का भी, जिससे आपको पता चले कि नहीं कैसे आपके प्रश्न मिक्स में आते हैं। हम चाहते हैं कि पहले ऐसी चीज़ों को पढ़ लीजिए, जैसे टेस्ट लगाएं तो आपको दिक्कत ना आए और ऐसा लगे कि सर ने जो पढ़ाया है वास्तविकता यही एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद सभी को।